Hello everyone. So in today's video, I am going to tell you what is the right way to prepare for the sociology optional. I will tell you how you can understand the previous year questions and then how you can write the answers. तो आपको अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर कैसे करना है that I am going to tell in this video. Plus I will also tell that how you can cover the syllabus for UPSC and how you can consolidate your content for it. So firstly we'll start with the unit 2 of the सोशियोलॉजी पेपर 1. सो अभी ये जो यूनिट 2 है इसमें से कुछ आंसर्स आई हैव रिटन डाउन एंड आई हैव डिस्कस ब्रीफली द स्ट्रक्चर्स एज वेल एज द आंसर्स हाउ यू कैन राइट दोज आंसर्स. जो प्लेलिस्ट है आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द नॉन पॉजिटिविज्म वाला पर्सपेक्टिव. सो दिस इज द part where we will start with the positivism and its critic. So this first question I have also discussed. So we'll start with the question number 2. तो अभी I will tell you first how you can understand the previous year question. कि आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद जब आपको अपना कंटेंट रीड करना है तो उससे पहले कंटेंट रीड करने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे समझना चाहिए सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी. So this is the question that in what way interpretative method is different from the positivist approach in the study of social phenomena. So this is a 20 marker question. Okay. तो क्वेश्चन में दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करना पूछा गया है कि एक तो इंटरप्रिटेटिव मेथड है और एक ही पॉजिटिविस्ट मेथड है. इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस हमें बताना है. तो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ. आई जस्ट डू नॉट वांट टू बर्डन यू. सो अभी आई विल जस्ट टेल यू कि आप समझना कैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन को, ताकि उसके बाद आप क्वेश्चन समझने के बाद आप कंटेंट रीड कर सके. एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ, उसके बाद आई विल अगेन कम बैक टू दीज क्वेश्चंस एंड देन आई विल टेल यू कि आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है इस आंसर का क्वेश्चन का. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज examine the ethnomethodological and phenomenological perspective as critic of the positivism. अब यहाँ पे दो नए कंसेप्ट आए हैं, एक एथनोमेथोडोलॉजिकल एंड फिनोमिनोलॉजिकल. अब ये दो नए पर्सपेक्टिव आए ताकि ये हमको जब भी हम अपनी कंटेंट को रीड कर रहे होंगे तो वी विल प्रायोरिटाइज दीज कंसेप्ट्स, क्योंकि हमें वहां पे मैक्सिमम फोकस हमारा बनाना है क्योंकि वो डायरेक्ट प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया. नेक्स्ट इज एग्जामिन द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म. अब ये जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है दैट इज आल्सो नोन एज नॉन पॉजिटिविज्म. तो हमें पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म दोनों के बीच में जो दोनों के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, पोस्टुलेट्स है, हमें वो बताने हैं इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट, phenomenological perspective in sociology reject many of the assumptions of positivism comment. That means जो ये phenomenological method है वो आया है एज ए क्रिटिसिज्म टू द पॉजिटिविज्म. यानी कि पॉजिटिविज्म पहले एक थ्योरी आई, उसको उसकी जो लिमिटेशंस थी उनको कर्व करने के लिए नई जो थ्योरीज आई उनमें से फिनोमिनोलॉजी एक थ्योरी है. ये हमें सिर्फ क्वेश्चन से ही पता चल गया. नेक्स्ट, हाउ फार आर द सोशियोलॉजिस्ट जस्टिफाइड इन यूजिंग पॉजिटिविस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटी, एक्सप्लेन विद सुटेबल इलस्ट्रेशंस. अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सोशियोलॉजिस्ट है वो पॉजिटिविस्ट मेथड का अगर यूज करते हैं फॉर द सोशियोलॉजिकल रिसर्च तो वो सोशल रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, सोशल रियलिटी को समझने के लिए तो वो कितना ये पॉजिटिविस्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं. तो यानी है कि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट, व्हाट आर द शॉर्टफॉल्स ऑफ द पॉजिटिविस्ट फिलोसॉफी दैट गेव राइज टू द नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड्स ऑफ स्टडिंग सोशल रियलिटी. अब ये क्वेश्चन हमें क्या बताता है कि ये क्वेश्चन कहता है कि पॉजिटिविस्ट जो हमारा मेथड था उसमें कुछ कमियां थी, उसकी वजह से नॉन पॉजिटिविज्म आया. तो हमें उन कमियों को यहाँ पे बताना है. ठीक है. तो अब यहाँ से हमें क्या सीक्वेंस पता चलिए, हमें पता चलिए एक पॉजिटिविज्म का एक पर्सपेक्टिव आया. ठीक है. अब उस पॉजिटिविज्म की जो लिमिटेशन थी उनको कम करने के लिए फिर नॉन पॉजिटिविज्म स्कूल आया या फिर नॉन पॉजिटिविज्म एज ए अप्रोच आया. और नॉन पॉजिटिविज्म में हमारे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, इसमें हमारे इंटरप्रिटेटिव अप्रोच आती है और इंटरप्रिटेटिव अप्रोच के अंदर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिनोमिनोलॉजी एंड एथनोमेथोडोलॉजी, ये सारे पर्सपेक्टिव्स आते हैं. तो हम जब कंटेंट को रीड करने जाएंगे उससे पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन को इस तरीके से समझेंगे.
So now I will tell you, okay, positivism and its critic और नॉन पॉजिटिविस्ट. अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी से रिलेटेड. अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो वही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, यहाँ पे डबल प्रिंट हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, डिस्कस. अगेन यहाँ पे हमें नॉन पॉजिटिविस्ट जो मेथड है उस पर फोकस करना है. नेक्स्ट, इलैबोरेट द मेन टेनेट्स ऑफ द इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी. ये एक और हमारा फोकस एरिया है, इंटरप्रिटेटिव रिसर्च. नेक्स्ट, फोकल पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी रेस्ट ऑन इंटरेक्शन, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉमन सेंस. यानी कि जो सोशियोलॉजी है और कॉमन सेंस है उन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया है, और ये कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी का इंटरेक्शन पे फोकस रहता है, तो उसको इंटरेक्शन वाले पर्सपेक्टिव को हम कॉमन सेंस से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी साइंटिफिक, इलस्ट्रेट. अब यहाँ पे हमसे व्यू पॉइंट पूछा गया कि क्या नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी साइंटिफिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द एथनोग्राफी इन सोशल रिसर्च. अगेन ये वही एथनोमेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट, discuss the importance of the interpretative understanding of the social phenomena and explain its limitations. तो ये इंटरप्रिटेटिव रिसर्च और इंटरप्रिटेटिव मेथड अप्रोच पे क्वेश्चन है. नेक्स्ट, डू यू थिंक एथनोमेथोडोलॉजी हेल्प अस इन गेटिंग रिलायबल एंड वैलिड डेटा. नेक्स्ट इज हाउ डज अ रिसर्चर अचीव ऑब्जेक्टिविटी इन इंटरप्रिटेटिव अप्रोच और रिसर्च. Last question is what are the shortfalls of the positivist philosophy that gave rise to the non-positivist methods of studying social reality. So these are the question. अब मैं एक बार आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म में डिफरेंस क्या है. अब सबसे पहले जो हमारे इनिशियल सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने पॉजिटिविस्ट को रेफर किया. पॉजिटिविज्म को उन्होंने क्यों प्रेफरेंस दिया, क्योंकि पॉजिटिविज्म एक ऐसा स्टैंड है सोशियोलॉजी का जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में बिलीव करता है और ये इंपीरिकल एविडेंसेस को फॉलो करता है. जो साइंस और नेचुरल साइंसेस में जो मेथड्स यूज होते थे वही टूल्स एंड टेक्निक्स ये सोशियोलॉजी में यूज करने के लिए बोलता है पॉजिटिविज्म स्कूल. और जो ये पॉजिटिविस्ट जो हमारे थे उनमें से मेजरली ऑगस्ट कॉम्टे, डर्कहाइम एंड ये सब हमारे स्कॉलर्स थे. अब जो पॉजिटिविज्म एक स्ट्रैंड है, तो बाद में जब कुछ स्कॉलर्स आए जो नॉन पॉजिटिविस्ट स्कॉलर्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो स्कॉलर्स जब आए तो उन्होंने कहा कि जो ये सोशियोलॉजी है इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी में जो ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं उनकी एक सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है. तो उस कॉन्शियसनेस को हम नेचुरल साइंस से कंपेयर नहीं कर सकते, और जो उनकी कॉन्शियसनेस होती है उसके पीछे जो मीनिंग्स एंड मोटिव्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के, कैसे वो अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट एंड दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी. तो वो नॉन पॉजिटिविज्म स्कूल में आते हैं. अब ये जो नॉन पॉजिटिविज्म स्कूल या फिर अप्रोच में जिसे कह रही हूं, तो इनके जो पायनियर थे वो थे मैक्स वेबर. अब मैक्स वेबर जो हमारे थे, इन्होंने इंटरेक्शनिस्ट ये जो इंटरप्रिटेटिव अप्रोच इन्होंने फॉलो किया. अब ये इंटरप्रिटेटिव अप्रोच है उसके अंदर भी कुछ अलग अलग से अप्रोचेस है. फर्स्ट सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है. अब ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म किन्होंने दिया था, ये दिया था जीएच मीड ने. देन एक है हमारा ये एथनोमेथोडोलॉजी, ये हेरोल्ड गर्फिंकल ने. देन हमारा फिनोमिनोलॉजी, ये अल्फ्रेड शूज ने. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म में ये एक बेसिक डिफरेंस है, वो मैंने आपको बताया. नाउ आई विल टेल यू हाउ यू कैन कवर द सिलेबस फॉर योर सोशियोलॉजी ऑप्शनल. सबसे पहली बात, वी हैव टू रीड द कंटेंट फॉर सोशियोलॉजी, देन वी हैव टू राइट आंसर्स फॉर सोशियोलॉजी, एंड लास्टली जो हमारे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, हमें सोशियोलॉजी के लिए हमारे नोट्स कंसोलिडेट करने हैं. तो अभी when it comes to reading the content for sociology, we have multiple resources. We have Nitin Sangwan, we have Neha ma'am के notes, we have Blue Harlambus books, we have so many class notes. तो what we have to do is, हमें सबसे पहली बात step by step move करना है. When I was studying sociology for the first time, I was very confused, क्योंकि इतने सारे जब resources होते हैं आपके सामने, आपको समझ नहीं आता आपको सबसे पहले कौन सा resource पढ़ना चाहिए. What I will say is,
सबसे पहले आप कोई भी एक बेस मटेरियल लो, कोई भी एक बेस मटेरियल। फॉर मी इट वॉज नितिन सांगवान। आपके लिए वो कोई भी क्लास नोट्स हो सकते हैं अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं। तो अगर आप वो बेस मटेरियल, अगर आप उसकी 2 रीडिंग ले लेते हैं, 2 रीडिंग से मेरा मतलब है कि एक रिवीजन आपकी, जिसमें आप उस सब्जेक्ट को भली भांति समझ चुके हो। तो दैट मीन्स कि जब आप अपने बेस मटेरियल को, जब आप फर्स्ट रीडिंग जब आप करते हैं तब आपको उतना समझ नहीं आते हैं चीजें, लेकिन आप जब सेकेंड रीडिंग पे आते हैं तब आप में थोड़ी क्लैरिटी आती है आपको सब्जेक्ट को लेके। उसके बाद जब आपका बेस एक बार रेडी हो गया है, देन यू कम टू द वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन आप कहां से कर सकते हैं? अब फॉर एग्जाम्पल नितिन सांगवान जो हमारी बुक है, वो एक बहुत अच्छी बेस मटेरियल बुक है, लेकिन उसमें कुछ कुछ कमियां नहीं है, उसमें कंटेंट थोड़ा लैग करता है। तो उसके लिए हमें वैल्यू एडिशन की जरूरत है, जो हमें नेहा मैम के नोट्स में मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज से कंपाइल करके हम अपने नोट्स बनाए हैं। तो नेहा मैम के नोट्स या फिर आप ब्लू हरलम्बस, ये इन दोनों में से कोई भी एक चीज फॉलो कर सकते हो। नेहा मैम के नोट्स आई डू एंड ब्लू हरलम्बस आई डू फॉर सम ऑफ द टॉपिक्स, क्योंकि ब्लू हरलम्बस में एक अच्छे से क्लैरिटी आ जाती है। अगर आपके पास टाइम है, यू कैन रीड द ब्लू हरलम्बस, और जो कुछ कुछ सेक्शंस हैं वहां पे आप एक्स्ट्रा फोकस वहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब थर्ड थिंग इज बेस मटेरियल और वैल्यू एडिशन। जब आपका कंटेंट एक बार रेडी हो गया, उसके बाद राइटिंग आंसर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। और लास्टली कम्स द कंसोलिडेशन। अब आंसर राइट करने की जब बात आती है तो राइटिंग आंसर्स, अब आंसर कुछ लोग कहते हैं कि डे 1 से आंसर लिखना शुरू कर दो, बट दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। जब तक आप अपने कंटेंट आपके पास नहीं होगा, आपके पास एक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हाउ कैन यू राइट द आंसर्स। नेक्स्ट, बिल्डिंग द कंटेंट। तो इसीलिए बिल्डिंग द कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। आप अपना बेस मटेरियल पढ़िए, आप वैल्यू एडिड मटेरियल पढ़िए, उसके बाद जब आपको लगे कि कंसेप्ट पे आपको क्लैरिटी आ गया, देन यू कैन राइट द आंसर। स्टिल आई विल से देयर इज अ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कि टॉपर्स की कॉपी। क्योंकि जब तक हम पढ़ते नहीं है कि दूसरे लोग कैसे लिखते हैं, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, कैसे उनको मार्क्स मिलते हैं, हाउ विल वी बी एबल टू राइट द आंसर्स फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल। क्योंकि सोशियोलॉजी ऑप्शनल या फिर यूपीएससी में जब भी हम आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर एकेडमिक एग्जाम्स दैट वी हैव गिवन टिल नाउ इन आवर कॉलेज डेज और स्कूल डेज। तो दैट इज वाई जब आप कंटेंट रीड कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं, आधा घंटा या 1 घंटा टॉपर्स कॉपी को देखने के लिए कि वो लोग आंसर्स को कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट इज, सोशियोलॉजी को प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है, दैट इज राइटिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जब आप एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप कर चुके हो सोशियोलॉजी की, देन यू कम एंड राइट द आंसर्स फॉर सोशियोलॉजी। तो सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन दोनों को इंटीग्रेट करके, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको रीड करना है। नेक्स्ट, आपके जो इनिशियल आंसर्स होते हैं कभी कभी नहीं अच्छे होते उतने। अगर आप किसी को दिखाएंगे तो यू विल बी क्रिटिसाइज्ड, क्योंकि आपको आंसर लिखना नहीं आएगा जब तक आप दूसरों के आंसर्स पढ़ोगे नहीं। दैट इज वाई आई विल जस्ट से यू वन थिंग, यू जस्ट कीप राइटिंग। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, वो ग्रेजुअली प्रोसेस है इंप्रूवमेंट का, और ग्रेजुअली आपके आंसर्स इंप्रूव होते जाएंगे। नेक्स्ट इज, आई विल से चूज ऑल ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम वन टॉपिक। अब जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक, तो उसमें जो सारे क्वेश्चन थे, तो हमने देखे कुछ कुछ क्वेश्चन इंटरप्रिटेटिव अप्रोच में बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले जब मैं इसको प्रिपेयर करूंगी, तो इससे पहले आई विल गो बैक, आई विल रीड द प्रीवियस क्वेश्चंस एंड देन आई विल कम टू द कंटेंट। फिर मैं आपका कंटेंट रीड करूंगी अपना, उसके बाद मैं फिर से प्रीवियस क्वेश्चन पे लिखूंगी कि ये मैंने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। तो इससे क्या होगा, आप रिटेन भी कर पाएंगे जो आपने रीड किया है, और आप जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी लिख पाएंगे। सो दैट इज द प्रोसेस। नेक्स्ट, बिल्डिंग द आंसर्स। अब आई विल नॉट सजेस्ट कि आप क्वेश्चंस ना, आंसर ना लिखो। फॉर मी इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी इनिशियली टू राइट द आंसर्स फॉर सोशियोलॉजी। मैं आंसर लिखती थी पर वो जो डिमांड होती है वो फुलफिल नहीं होती थी। अभी वो थोड़ा इम्प्रूव हो गया है। तो व्हाट आई विल से इज कि जब आप आंसर नहीं लिख पा रहे हो, इन केस आप आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हो, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बिल्ड द आंसर्स। You can read the question
एंड देन यू कैन थिंक कि आप इस आंसर में क्या लिख सकते हो. सो दैट इज नोन एज बिल्डिंग द आंसर. Next is consolidation. Now I will tell you how you can consolidate notes. So when it comes to the consolidation and when it comes to the notes making, what I will say is कि अगर आप अपने class notes आपके पास है अपने, तो that is the best thing you can have. तो आप अपनी class notes को ही revise करते रहिए, और अगर जो additional content है तो उसको आप अपने या तो क्लास नोट्स में ही अगर स्पेस है तो आप ऐड कर लीजिए, या फिर अलग से आप अपने A4 साइज पेजेस पे आप उस पे लिख के स्टिकी नोट से या फिर जैसे भी आप अटैच कर सकते हैं. बट द थिंग इज कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आई विल नॉट सजेस्ट यू टू मेक द नोट्स फ्रॉम नितिन सांगवान, क्योंकि नितिन सांगवान इन इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज एंड बल्की बुक. अगर आप उसके नोट्स बनाओगे तो देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि आप दूसरी ही बुक प्रिंट कर दोगे, एंड दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि उससे आपका टाइम भी जाएगा और वो आपके काम भी नहीं आने वाला. क्योंकि अगेन यू हैव टू रेफर टू द बुक. जब भी आप पेपर देंगे या फिर जो भी आप टेस्ट लिखेंगे तब भी यू हैव टू रेफर टू द बुक. तो दैट इज द रीजन कि आपको नोट्स बनाने की नितिन सांगवान से कोई जरूरत नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू द वैल्यू एडेड मटेरियल, तो व्हाट आई डू इज कि जो नेहा मैम के नोट्स होते हैं, यू कैन ऐड those to the नितिन सांगवान itself. और अगर आप उसमें ऐड भी नहीं कर रहे, then you can again take some A4 size papers and जो additional content है आप वहां पे वो अपने नोट्स बना सकते हैं, और वो आप जब भी आपको लगे आप नितिन सांगवान को रीड करिए और अपने वो वैल्यू एडिड जो नोट्स हैं उनको आप रीड कर सकते हैं. सेम यू कैन डू विद द ब्लू हर्लम्बस वाला बुक. सो माई मेन रीजन एंड मेन पर्पज टू टेल यू कि नितिन सांगवान से नोट्स नहीं बनते हैं. आई हैव ट्राइड मेकिंग नोट्स फ्रॉम दैम, तो वो एक बल्कि नोट्स बन जाते हैं, एंड दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. नेक्स्ट अगेन द सीक्वेंस इज क्लास नोट्स, वेरी बेस्ट. अगर आपके पास है तो उसमें ही आप ऐड करते जाइए नितिन सांगवान और जो भी आप वैल्यू एडेड मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं. नाउ आई विल टेल यू कि आपको वो जो क्वेश्चंस मैंने इनिशियली समझाए उनको आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है. सो जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस. ओके, विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 1. In what way interpretative method is different from the positivist approach in the study of social phenomena? So this is the question and is a 20 marker question. So what we will do is इंट्रोडक्शन पार्ट में आई विल डिफाइन व्हाट इज पॉजिटिविज्म. अब ये कह क्या रहा है कि दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है, तो हम इन दोनों में से या फिर दोनों को ही एक एक लाइन में हम इंट्रोडक्शन में इन दोनों को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द पॉजिटिविज्म एंड देन व्हाट इज इंटरप्रिटेटिव मेथड. तो और विल स्टार्ट विद द बॉडी पार्ट. अब बॉडी पार्ट में हम दोनों में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन होता तो आप एक कॉलम बना के देन आप यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट कर सकते थे. बट द थिंग इज इट इज अ 20 मार्क का क्वेश्चन. अब 20 मार्क का क्वेश्चन में वी हैव टू फिल द 4 पेजेस, राइट. तो 4 पेजेस में इंट्रोडक्शन आपका लेट्स से 1/3 ऑफ द पेज पे इंट्रोडक्शन आ गया एंड 1/3 ऑफ द पेज पे आपका आया कंक्लूजन. तो उसके बाद आपके पास 3 पेज नियरली बचते हैं अपना कंटेंट लिखने के लिए, बॉडी पार्ट. तो अब यहाँ पे बॉडी पार्ट में हम क्या लिखेंगे. अब हम शुरुआत करेंगे कि दोनों के फाउंडेशन क्या है. अब पॉजिटिविज्म क्या है, ये इनिशियली जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने पॉजिटिविज्म को मतलब जो सोशियोलॉजी में पॉजिटिविज्म को फेवर किया. क्यों? क्योंकि वो चाहते थे जो नेचुरल साइंस के मेथड्स हैं वो सोशियोलॉजी में यूज हो, टूल्स एंड टेक्निक्स. लेकिन इंटरप्रिटेटिव जब मेथड आया वो पॉजिटिविज्म को एज ए क्रिटिक, मतलब वो इट केम एज ए क्रिटिक टू द पॉजिटिविज्म, क्योंकि उनको लगता है कि जो ह्यूमन बीइंग की जो कॉन्शियस होती है, सब्जेक्टिव होती है, उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है टू अंडरस्टैंड द सोसाइटल फिनोमिना. अब नेक्स्ट जो प्रीमाइस है हमारा, कैसे. अब रिसर्च मेथड्स. अब रिसर्च मेथड में कौन कौन से. अब जो पॉजिटिविज्म है वो टूल्स और टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव टूल्स को यूज करता है, ठीक है. और ये जो हमारा ये जो इंटरप्रिटेटिव मेथड है इसमें हम क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं. अब टूल्स की जब हम बात करें और फिर आगे हम इसको एलैबोरेट करेंगे कि नेचर ऑफ द रिसर्च. अब जो हमारा पॉजिटिविज्म है वो कॉज एंड अफेक्ट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने पे ध्यान देता है, लेकिन ये जो हमारा इंटरप्रिटेटिव मेथड है वो कंटेक्स्ट देखता है वो
कि कोई सोशल फिनोमिना किसी कंटेक्स्ट से रिलेटेड हो रहा है तो उसको कंटेक्स्ट को देखता है वो, नोट एज अ कोज इफेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट फिर हमारे रिसर्च के गोल्स क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रेमाइस होगा हमारा कि रिसर्च के गोल कौन कौन से। अब रिसर्च के गोल कौन से होते हैं कि जो पॉजिटिविज्म है वो जनरल थ्योरीज बनाता है, ठीक है, और डेटा को इकट्ठा करेगा, उसके बाद जनरल थ्योरीज बनाएंगे। लेकिन जो इंटरप्रिटेटिव मेथड है उसमें क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल फिनोमिना। सो दीज आर द बेसिक प्रेमाइस जिनके बेसिस पे हम इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट करेंगे। एंड लास्टली कंक्लूजन में हम बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस जो है और दोनों में से जब किसी को प्रायोरिटाइज किया जाता है वो उस बेस पे प्रायोरिटाइज किया जाता है कि आपका रिसर्च का पर्पस क्या है, रिसर्च का आपका गोल क्या है। इन केस यू हैव टू स्टडी द सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, अगर किसी ह्यूमन बीइंग को स्टडी करना है या फिर किसी सोसाइटी को स्टडी करना है तो आप इंटरप्रिटेटिव मेथड को फॉलो करेंगे। लेकिन इन केस कुछ सोसाइटल फिनोमिना या फिर कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है तब आप पॉजिटिविज्म वाले मेथड को रेफर करते हैं। सो नाउ विल स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन इज एग्जामिन द इथनोमेथोडोलॉजिकल एंड फिनोमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एज क्रिटिक टू पॉजिटिविज्म। अब ये क्वेश्चन जब आपको लिखना है, अब ये एक 10 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहली बात आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में बताएंगे कि पॉजिटिविज्म क्या है, क्योंकि ये जो दोनों मेथड्स हैं वो बताए गए हैं एज अ क्रिटिक टू पॉजिटिविज्म। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि पॉजिटिविज्म एक्चुअल में है क्या, इंट्रोडक्शन में पॉजिटिविज्म के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बताएंगे कि पॉजिटिविज्म के पोस्टुलेट्स क्या है, ठीक है, क्योंकि किसी भी थ्योरी को, किसी भी पर्सपेक्टिव को डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है, सबसे पहले उसके बारे में बताया जाता है कि वो एक्चुअल में क्या है। देन उसके बाद हम क्रिटिसिज्म पे आते हैं कि इथनोमेथोडोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव वो क्या बताता है, एंड देन फिनोमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और लास्टली वी विल कंक्लूड। और कंक्लूड जब हम करते हैं एक बैलेंस नोट पे हम कंक्लूड करते हैं, कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन हमारा नहीं होना चाहिए। लाइक इस क्वेश्चन में हमारा कंक्लूजन होगा कि पॉजिटिविज्म को क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन फिर भी आज भी हम इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और इसीलिए जो पॉजिटिविज्म के मेथड्स हैं हम अभी भी यूज करते हैं सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट एग्जामिन द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविज्म। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड यू कैन इजीली हैंडल दिस क्वेश्चन, क्योंकि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में दोनों का सिग्निफिकेंस हम बता देंगे, और बॉडी पार्ट में दोनों के पोस्टुलेट्स के बारे में लिखना है, और इंट्रोडक्शन में दोनों को थोड़ा डिफाइन करेंगे कि पॉजिटिविज्म तो ये है कि वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे बिलीव करता है, लेकिन नॉन पॉजिटिविज्म क्यों आया, क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशन थी। वो जो अगेन रिपीटेटिव थिंग इज कि ह्यूमन बीइंग जो सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है उनको स्टडी करने के लिए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस क्वेश्चन एंड how you have to structure these questions. Let me tell you one or two more types of questions. So this is the question: is non-positivistic methodology scientific? Illustrate. अब इस टाइप के क्वेश्चन में, अभी एक 20 मार्क का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे एड्रेस करते हैं। ये क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड है, तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जब भी हमारे सोशियोलॉजी में आता है तो हमें कभी भी स्टैंड नहीं लेना होता है। What we have to do is हम दोनों पर्सपेक्टिव यहाँ पे देंगे और लास्टली हम एक न्यूट्रल स्टैंड लेंगे। या तो हम उस फिनोमिना का सिग्निफिकेंस बता देंगे, या तो हम थ्योरी का सिग्निफिकेंस बता देंगे, या फिर हम बताएंगे कि दोनों के बीच ये जो दो पर्सपेक्टिव है दोनों में से कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, जैसे ही कंटेक्स्ट चेंज होता है अकॉर्डिंगली जो हमारा अप्रोच है उस चीज को, हमारी अप्रोच को देखने का, वो चेंज हो जाता है। सो this is how you have to structure your answers for sociology, and I hope you could understand this. So thank you so much.